नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में हम कहाँ पर पहुंचे थे? जहां पर थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम शब्द विचार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। शब्द विचार की हम बात कर रहे थे और हमने यहाँ पर बात करी थी कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, और फिर हम बात कर चुके हैं शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। इन टॉपिकों में हम बात कर रुके थे। जब हम शब्द भेद की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि शब्द भेद हमने यहाँ पर एक तो पढ़ा था व्याकरण, रूप, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर एक तो ये बात हम कर रहे थे। दूसरा हमने बात करी थी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। और तीसरी जो बात हम कर रहे थे उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द भेद। और चौथी बात हम कर रहे थे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? 4। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर 4 रहे, कितने हैं? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3। और व्याकरण, रूप, प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2। तो यहाँ तक पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे कि व्याकरण के आधार पर या रूप, प्रयोग के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, और फिर व्युत्पत्ति, रचना, बनावट और इसी क्रम को आगे करते हुए हम इसको पूरा करेंगे। तो चलिए, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप सी में जो है फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है जी, जो भी जहाँ भी हिंदी आती है सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं आज, और शुरुआत करते हैं यहाँ से शब्द भेद से। और शब्द भेद में आज की जो पहली हेडिंग बनेगी हमारे पास, बना दीजिए आप हेडिंग व्याकरण, रूप या प्रयोग के आधार पर, के आधार पर शब्द भेद, शब्द भेद। ये आप हेडिंग बना दीजिए आप मेरे साथ। सीधे सीधे ये समझे कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जैसी क्लासें ऑफलाइन में होती है वही प्रयास है कि आपको उसी धारा में हम आगे ले जाएं। तो चलिए, व्याकरण, रूप, प्रयोग के आधार पर जब हम शब्द के भेद पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पहली बात, पहला जो पॉइंट यहाँ पर देखो, पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि व्याकरण, रूप, प्रयोग के आधार पर अगर नोट्स बना रहे हैं आप, तो नोट्स बनाते हुए निकलेंगे। यहां से मैंने लिख दिया व्याकरण, रूप या प्रयोग के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर शब्दों को, शब्दों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आ जाएगा विकारी शब्द,
और नंबर 2 आ जाएगा अविकारी शब्द। नंबर 1 आएगा विकारी शब्द और नंबर दूसरा आ जाएगा अविकारी शब्द। अब भाई
ठीक है, 4 भागों बांटेंगे। सबसे पहली बात आएगी यहाँ पर क्या, संज्ञा, दूसरा आएगा सर्वनाम, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, फिर इसके बाद आएगा विशेषण, विशेषण, और इसके बाद फिर आ जाएंगे क्या, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर क्या आएंगे, क्रिया। तो ये 4 पार्ट है इसके विकारी शब्द। और यहाँ से कई बार प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विकारी है? ऑप्शन में लगेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इस टाइप का ऑप्शन बनाएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, विकारी शब्द में आ जाएंगे। ठीक है जी, विकारी शब्दों के अंदर ये सब आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पे संज्ञा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्दों में सबसे पहले आपको नाउन हेडिंग बना देनी है, संज्ञा हेडिंग बना देनी है। ठीक है, संज्ञा आप कई बार पढ़े होंगे, कई बार आप पढ़ चुके हैं, है ना, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब पेपरों में प्रश्न आते हैं तो पेपरों में जो है प्रश्न जो है काफी टिपिकल आ जाते हैं। ठीक है, लेक्चर का पेपर होता है, वहाँ संज्ञा से, सर्वनाम से, संधि से, है ना, क्रिया से, कारक से क्वेश्चन आए थे और बहुत बच्चों ने जो है गलत कर दिया। कई तो ये बोलते कि हमें आ रहा था, आते हुए पढ़ने में गड़बड़ी हो गई, इस वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो गया। तो जैसा भी ये गलत हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संज्ञा हेडिंग बनाएंगे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला पॉइंट देखो आप, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। अर्थात अब नाम चाहे जो है किसी प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, सारे जो नाम होते हैं, सारे नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी प्राणी, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, ये परिभाषा जो है बहुत पुराने समय से प्रचलित है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, यानी किसी प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे भाव का नाम हो, इन सभी नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर परिभाषा आती है तो हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ दो चीजें यहाँ पर याद रखना आपने। यहाँ पर एक शब्द क्या रखा है, प्राणी, यहाँ पर एक शब्द रखा है प्राणी, ठीक है जी, प्राणी रखा है। दूसरा शब्द यहाँ पर क्या रखा है, वस्तु, ऊपर क्या रखा है, वस्तु, प्राणी, वस्तु। फिर उसके बाद क्या रखा है, स्थान, और उसके बाद क्या रखा है, भाव। यानी चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, और चाहे वो भाव का नाम हो, इन सभी नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए आप ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, सेम ऐसे लिख देंगे आप। प्राणी के आगे जो है आप किसी भी प्राणी का नाम लिख सकते हैं, आप मनुष्य लिख सकते हैं, ठीक है जी, आप गाय लिख सकते हैं, आप जो है बकरी लिख सकते हैं, जिन सब में प्राण होता है। ये सब प्राणी तो हैं, जिनमें श्वास है, जिनमें प्राण है, वो सब प्राणी है ना। एक दो प्राणी के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उस प्रकार से जैसे हमें यहाँ पर जो है हमने लिखा पुस्तक, एक वस्तु है, हम लिखा कलम, एक प्रकार की वस्तु है, हमने लिखा मेज, है ना, कुर्सी, ये सारी वस्तुएं हैं। ऐसे करके एक दो वस्तु के नाम ऐसे करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से स्थान का नाम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखा उत्तरकाशी,
जैसे हमने लिखा देहरादून, है ना, जैसे हमने लिखा नैनीताल, ठीक है, जैसे हमने लिखा जो है काशीपुर। तो ये सारे क्या है, स्थान के नाम तो हैं, ये सारे स्थान के नाम हैं। और उसके अलावा जैसे हमने लिखा प्रेम, हमने लिखा घृणा, है ना, हमने लिखा क्रोध, हमने लिखा बुराई। ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम कैसे हैं, ये भाव के नाम हैं। तो भाई चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, और चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, सारे जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञक कहलाते हैं। और परिभाषा में भी ये लिखा हमने कि संज्ञक का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञक कहते हैं। और अपनी सुविधा के लिए हमने इसको अपने नोट्स में ऐसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली हेडिंग बनाइए आप, हेडिंग बना लीजिए आप, संज्ञा के भेद। हेडिंग बनाइए यहाँ पर, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। यहाँ पर संज्ञा के भेद आपने हेडिंग बना दिया, ठीक है, संज्ञा के भेद आप हेडिंग बना रहे हैं। अब आगे हमें संज्ञा के भेद पढ़ने हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो अलग अलग आधार पर, कहीं आप 3 प्रकार पढ़ते हैं, कहीं आप जो है 5 प्रकार के पढ़ते हैं। तो इसको लेकर के भी जो है कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे संज्ञा के भेद में, यहाँ से आप जो है, यहाँ मैं 2 एरो ऐसे खींच लेता हूँ, 2 एरे आप भी ऐसे बना सकते हैं। एक कई बार पूछ लेते कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और कई बार हो सकता है ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या फिर नॉर्मली पूछ ले संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैसे प्रश्न पेपर में आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन जो है, कैसे किस पे नंबर, मतलब आप 3 भेद कर रहे हैं या 5 भेद करने हैं, कैसे करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार, यानी संज्ञा के जो भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, और इधर से हमें पढ़ना है किस आधार पर, किस आधार पर, इधर से अर्थ के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं, यहाँ पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मूल रूप से होते तो 3 ही हैं, लेकिन 2 और बन जाते तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। तो यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। मेनली 3 है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं, आ जाते हैं इसमें। एक आ जाता है हमारे पास द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और एक आ जाता है क्या, समूहवाचक संज्ञा। तो इस आधार पर, अर्थ के आधार पर मूलतः होते तो 3 हैं, लेकिन यहाँ पर 5 भेद सामने आ जाते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं अगर ये पूछता है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपको 3 टिक करना है। और अर्थ के आधार पर कितने हो जाते हैं, मूलतः तो 3 हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भेदों को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के, ठीक है। और कितने भेद होते हैं, 3, ठीक है। आप व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। 3 भेदों में पहला जो भेद हमें यहाँ पर लिखना है, पहला जो भेद आएगा, ठीक है, ये आएगा रूढ़ संज्ञा। पहला भेद आ जाएगा रूढ़ संज्ञा। दूसरा आ जाएगा यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। और तीसरा जो भेद आ जाएगा ये आ जाएगा योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है जी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। और अर्थ के आधार पर जो आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं, या समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, वो किस आधार पर है, अर्थ के आधार पर।
तो वहां पर बोलता 3 और 5 हो जाते हैं, फिर 5 हो जाते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के लिए बोलते तो आपको 3 हेडिंग करना होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बना दीजिए रूढ़ संज्ञा। सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग बना दीजिए रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ संज्ञा क्या होती है, यौगिक क्या होती है, योग रूढ़ क्या होती है, तीनों को हम पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली इतना समझिए कि जो रूढ़ संज्ञा होती है ये मतलब रूढ़ का मतलब होता है कि पुराने समय से प्रचलित शब्द है ये, जैसे हमारे देशज शब्द होते हैं क्षेत्र विशेष में प्रचलित हुए है ना, और पुराने समय से आज तक भी चलते आ रहे हैं। तो वैसे ऐसे शब्द होते हैं, ये दिखने में अक्सर जो है छोटे होते हैं, ज्यादातर शब्द इसमें अक्सर जो है छोटे होते हैं, और ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक रूप से खंड नहीं कर सकते, यानी वे शब्द जिनके सार्थक रूप से खंड न किए जा सके वो शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इनके खंड करना बहुत असंभव है, और अगर करते भी हैं तो उनका निरर्थक अर्थ नहीं होता है। और यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं, यौगिक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, यानी यौगिक संज्ञा का जो शब्द होगा उसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ठीक है जी, यानी 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है। तो जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो तो यौगिक संज्ञा कहलाता है। और यहाँ पर योग भी है और रूढ़ भी है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर सपोज करके हमने आज लिखा, आज ये एक रूढ़ शब्द है। हमने दिन लिखा, दिन को दिन क्यों बोलते हैं, आज को आज क्यों बोलते हैं, रात को रात क्यों बोलते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आज रूढ़ हो रखा है। आज रात को रात नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, आज को आज नहीं बोलेंगे, कल को कल नहीं बोलेंगे, तो फिर अर्थ ही चेंज है। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ हो रखे हैं किसी चीज के लिए है ना, वो रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। और इनकी पहचान है कि इनके जो है सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। दी को अलग करेंगे, ना को अलग करेंगे तो दी का कोई अर्थ नहीं है, ना का कोई अर्थ नहीं है। आ को अलग कर देंगे, जा को अलग कर देंगे, ना तो आ का कोई अर्थ है, ना जा का कोई अर्थ है। तो ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं वो संज्ञा शब्द कौन से वाले होते हैं, रूढ़ संज्ञा शब्द होते हैं। दूसरी बात, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो वो यौगिक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पाठशाला लिखा, हमने पाठशाला लिखा, तो इसमें भाई एक पाठ शब्द और एक शाला शब्द है। ये पाठशाला जो है योग हो रखा है, यहाँ पे 2 शब्दों का योग हो रखा है, सही है ना। हमने पाठशाला लिखा, हमने जो है वेदशाला लिखा है ना, हमने जो है हिमालय लिखा, हमने विद्यालय लिखा। तो ये ऐसे शब्द है जो 2 शब्दों के योग से बने हैं। अब यहाँ पर रूढ़ भी और योग भी है ना। योग और रूढ़ का मतलब क्या होगा, एक तो रूढ़ होना चाहिए और साथ में योग भी होना चाहिए। जैसे सपोज करके हमने पीतांबर लिखा, पीतांबर लिखा, तो यहाँ रूढ़, यहाँ योग है, पीत धन अंबर बराबर क्या बन गया, पीतांबर बन गया। लेकिन पीतांबर पीले वस्त्र है जिसके, किसके हैं, विष्णु के। तो ये रूढ़ किसके लिए है, ये विष्णु के लिए है। तो पीतांबर शब्द जो है 2 शब्दों का योग भी है, लेकिन साथ में भगवान विष्णु के लिए रूढ़ भी है ना। वैसे जैसे हमने नीलकंठ लिखा, हमने नीलकंठ लिखा, तो नील एक शब्द है, कंठ एक शब्द है, 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक है, योग भी है। लेकिन नीलकंठ किस शब्द के, किसके लिए रूढ़ है, भगवान शिव के लिए रूढ़ है। बहुरी क्या बोलते हैं, जो बहुरी समास के एग्जाम्पल होते हैं वो यहाँ योग रूढ़ संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। तो यहाँ से परिभाषा लिखेंगे मेरे साथ आप, यहाँ से परिभाषा लिखेंगे आप। हेडिंग बना दिए, सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी, यहाँ पे हेडिंग क्या बनानी है, रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ संज्ञा में पॉइंट लिखेंगे, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों की सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं।
अब एग्जाम्पल एक 2 3 4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा हाथ, है ना, जैसे हमने लिखा पेट, जैसे हमने लिखा दिन, जैसे हमने लिखा रात, ठीक है। इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द जो है लिखने में अक्सर छोटे होंगे और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये रूढ़ है सीधे। तो ऐसे जो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। रथ लिख दिया, रथ लिख दिया, ठीक है। इधर से रात लिख दिया, दिन लिख दिया, पेट लिख दिया, हाथ, इस टाइप के जो शब्द। दूसरा लिखिए यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, या आपने हेडिंग बना दी यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, और ये था हमारा क्या? रूढ़ संज्ञा, ठीक है। यौगिक संज्ञा में पॉइंट लिखेंगे जरा, यहां पर लिखेंगे जो संज्ञा शब्द दो या दो से अधिक, जो संज्ञा शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें या फिर उसे जो भी है यौगिक संज्ञा कहते हैं। उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2-3 एग्जाम्पल भी लिख देंगे जी। जैसे हमने लिखा पनघट, पनघट लिख दिया, ठीक है जी, पनघट, ठीक है जी, 2 शब्दों के योग से बना हुआ। उसके अलावा जैसे हमने कहा धर्मशाला, धर्मशाला, ये भी 2 शब्दों के योग से बना है। उसके अलावा हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय लिख दिया, ठीक है, या फिर हिमालय लिख दिया। तो ये 2-2 शब्दों के योग से बने जो शब्द होंगे ये शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक संज्ञा। और जो शब्द जो है छोटे अक्षर होते हैं या फिर जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 बनाएंगे, लिखेंगे योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, आप हेडिंग बना देंगे योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। अब योग रूढ़ संज्ञा में क्या होगा कि ऐसे संज्ञा शब्द जो 2 शब्दों के योग से तो बने हैं लेकिन साथ में जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ भी है, ऐसे संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ संज्ञा कहलाएंगे। तो लिखेंगे जो शब्द 2 या 2 से अधिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हों किंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ भी हो, उसे योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं, उसे योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं, उसे योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लिखा नंबर 1 नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है जी। जैसे आप लिखा पीतांबर, पीतांबर, आगे लंबोदर, लंबोदर,
है ना, लंबा धन उदर, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये गणेश के लिए रूढ़ है, ये जो है विष्णु के लिए रूढ़ है, ये जो है शिव के लिए रूढ़ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो बहुब्री समास के उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ संज्ञा के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है जी, यहाँ पर योग रूढ़ संज्ञा भी आपने देख ली, और इससे पहले जो है आपने जो है रूढ़ संज्ञा भी देख ली, यौगिक संज्ञा भी देख ली, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के ये तीन भेद हैं। इससे पहले आपने जो है यहाँ पर संज्ञा देख लिया, संज्ञा का क्या मतलब होता है, और इससे पहले यहाँ से हमने व्याकरण रूप प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आज शुरू करे थे। तो व्याकरण रूप प्रयोग के आधार पर शब्द भेद यहाँ से हमने आज शुरू किया, और इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास जो है क्या है, विकारी शब्द है, और दूसरा हमारे पास क्या है, अविकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तित किया जा सकता है, और ये विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों को हिंदी में मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, चार। एक हमारे पास संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विशेषण है, और चौथा कौन सा है, क्रिया है। ये सब पढ़ते हुए हम फिर आगे निकले, और आगे हमने इसमें पाया कि सबसे पहले संज्ञा क्या है। ठीक है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो भाव का नाम हो। अब जब संज्ञा के भेद की हम बात करते हैं तो संज्ञा के भाग है ना, संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर अलग है, अर्थ के आधार पर अलग है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के मूल का तो तीन भेद है, लेकिन यहाँ पर दो अन्य भेद आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भेद कितने हो जाते हैं, 5 आ जाते हैं। ठीक है, और जब प्रश्न पेपर में आ जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना, नॉर्मली अगर पूछा है तो हमें 3 भेद ही करने हैं, क्योंकि मूल 3 होते हैं। इसके आधार पर तो 3 होते ही हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3 भेद होते ही हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर भी मूलतः 3 ही भेद होते हैं। पर 2 भेद जो और अलग है, ये जातिवाद संज्ञा के भेद हैं, इसलिए 5 भेद हो जाते हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कहेंगे किताब में 5 भेद हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि भेद कितने होते हैं, 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 ऑप्शन लेना हो तो 5 टिक कर सकते हैं। किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मूलतः 3 भेद हैं, और वैसे जातिवाद संज्ञा के भेदों को मिलाकर 5 पाते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 3 हैं। ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहले हमने देख लिया रूढ़ संज्ञा है, दूसरा यौगिक संज्ञा है, और तीसरा कौन सा है, यौगिक संज्ञा है। रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हाथ, पेड़, दिन, रात, इस टाइप के बहुत सारे शब्द हैं। यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बने हो, है ना, बने हो, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने पनघट लिखा, विद्यालय लिखा, धर्मशाला लिखा, और हिमाल लिखा। इसी प्रकार से तीसरा जो भेद है, इसमें तीसरा भेद हमारे पास कौन सा है, योग संज्ञा। योग संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द या जो संज्ञा शब्द दो शब्दों के योग से तो बने हो, किंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए साथ में क्या हो, रूढ़ भी हो, ऐसे शब्द जो है योग संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और वो भी समाज के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे योग संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हमने व्याकरण रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े। उनमें 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी को हमने सबसे पहले लिया, और विकारी के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। उनमें 4 भेदों में पहला जो भेद चल रहा है वो संज्ञा है, और संज्ञा में हम यहाँ पर संज्ञा के भेद पढ़ रहे हैं, और संज्ञा के एक आधार पर हमने भेद पढ़ लिया है। अब दूसरा जो आधार है अर्थ के आधार पर, उसे हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए, अगली क्लास का इंतजार करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही लगेगा कब आपके पास क्लास में आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं। धन्यवाद।